हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम आप लोगों को कुछ केस स्टडी क्वेश्चंस करवाएंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस होता क्या है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस साल से एनसीईआरटी ने सभी सीबीएसई स्कूलों को ये निर्देश दिया है कि क्लास 9th 10th 11th और 12th का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन केस स्टडी पर बेस्ड होने चाहिए। केस स्टडी क्वेश्चन होता कैसा है? तो ये केस स्टडी क्वेश्चन एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें उस पैराग्राफ को आपको एनालाइज करना होता है और उसको थ्योरी या जो कंसेप्ट है उससे आपको रिलेट करना होता है, फिर आंसर दिया जाता है। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रियल लाइफ एग्जांपल पे बेस्ड होते हैं, एकदम रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं। तो व्हाट इज द केस स्टडी क्वेश्चंस? द केस स्टडी क्वेश्चंस आर डिजाइंड टू टेस्ट योर एबिलिटी। आपके एबिलिटी को टेस्ट करेगा कि आप कैसे किसी भी थ्योरी या कंसेप्ट को रियल लाइफ सिचुएशन का जो प्रॉब्लम है उससे आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इट इज द क्वेश्चन विच आर डिजाइंड टू टेस्ट योर एबिलिटी टू रिलेट द थ्योरीज एंड कंसेप्ट टू रियल लाइफ सिचुएशंस। तो आइए देखते हैं कि ये जो रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चंस कैसा होता है और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो नो ड्रामा, नो भोकाल, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से लिख के रखा है कि इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि एकदम रियल लाइफ से बिल्कुल अलग क्वेश्चन होगा, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन होगा। बुक में जो आपने जो थ्योरी या कंसेप्ट पढ़े हैं वही कुछ प्रैक्टिकली जो रिलेटेड होगा, प्रैक्टिकल लाइफ से जो रिलेटेड होगा वैसे क्वेश्चंस होंगे, कुछ लंबे लंबे टाइप के। तो इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry. 8 had taken mathematics and chemistry, यानी 8 बच्चे ने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिया। 9 had taken mathematics and physics, ये 9 है। 9 had taken mathematics and physics, 9 बच्चों ने मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों लिया। 6 had taken physics and chemistry, इसमें से 6 बच्चों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिया। एंड 5 had taken all the 3 subjects, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। 5 ऐसे बच्चे थे जो तीनों सब्जेक्ट चूज किए, सेलेक्ट किए। तो इन यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो इस इंफॉर्मेशन के आधार पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आप देख सकते हैं, यदि आप लोग किए होंगे तो ये सेट थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन यदि हमें सेट थ्योरी का कंसेप्ट नहीं भी पता है, नहीं भी मालूम है, तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन केमिस्ट्री ओनली। सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, या उसी तरह सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, या सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है, जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो लिए हैं लेकिन मैथ्स नहीं लिया है। उसी तरह हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आपको कोई भी फार्मूला यदि याद नहीं है, सेट थ्योरी का यदि आपको एक भी फार्मूला याद नहीं है, तो भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो इस टाइप का जहां भी जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको कौन सा अप्रोच लेना है? आपको वेन डायग्राम का अप्रोच लेना है। किसका अप्रोच लेना है? वेन डायग्राम का। यदि वेन डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया और जो भी इंफॉर्मेशन है आपने उसमें लोकेट कर दिया, जो भी नंबर्स है अच्छे तरीके से आपने लोकेट कर दिया, आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है।
तो यहाँ पे क्या है, टोटल 25 स्टूडेंट्स है, उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वालों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पे नंबर्स को हमने इस तरीके से लिखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन मैथमेटिक्स, उसको हमने एनएम से लिखा है जो कि 15 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन फिजिक्स एनपी, वो 12 से हमने 12 है, इस तरीके से लिखा है हमने। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन केमिस्ट्री 11 स्टूडेंट्स है, तो एनसी से डिनोट किया है हमने, उसको हमने 11 लिखा है। उसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री है तो इंटरसेक्शन आएगा, तो एम इंटरसेक्शन सी, यानी एम फॉर मैथमेटिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री, पी फॉर फिजिक्स। उसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी एम इंटरसेक्शन पी क्या है, 9 है, एम इंटरसेक्शन पी क्या है, 9 है। उसी तरह एन नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो पी इंटरसेक्शन सी, तो पी इंटरसेक्शन सी कितने हैं, 6 है, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद तीनों सब्जेक्ट यानी एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, जो तीनों सब्जेक्ट लिए हैं तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, और इसको वेन डायग्राम में हम लोग दिखाएंगे। तो वेन डायग्राम में 3 सब्जेक्ट है, तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको 3 सर्कल ड्रॉ करने होंगे। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया। एक सर्कल एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि इस सर्कल को मान लीजिए ये मैथमेटिक्स लेने वाले स्टूडेंट का सर्कल है, ये फिजिक्स लेने वालों का है और ये केमिस्ट्री लेने वालों का है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एज 15, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन फिजिक्स एज 12। तो आप यहाँ से नहीं शुरू कीजिए, आप यहाँ से शुरू कीजिए, मीन्स तीनों सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट ने चूज किया है, सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों में जो कॉमन रीजन है कौन सा है, ये तीनों का कॉमन रीजन है, यानी ये जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इस रीजन में आएगा, क्योंकि ये तीनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए मैथ और फिजिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो मैथ और फिजिक्स लेने वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ पे देख लीजिए एम इंटरसेक्शन पी 9 है, और मैथ और फिजिक्स लेने वालों में ये 5 भी है, जो तीनों लेगा उसमें मैथ और फिजिक्स वाले भी होंगे। तो इसका मतलब है कि कितने स्टूडेंट रह गए, अब बच गए, तो 9 माइनस 5, यानी कि 9 में से 5 को माइनस कर दीजिए, तो इस रीजन में क्या होगा, 4 होगा। 9 माइनस 5 यानी 4 प्लस 5 कीजिए तो 9 होगा। और 9 स्टूडेंट्स हु हैड टेकन बोथ मैथ एंड फिजिक्स, ये दिख रहा है यहाँ से 4 प्लस 5, मैथ और फिजिक्स में कॉमन रीजन क्या है, ये है। तो उसमें कितने नंबर्स दिख रहे हैं, 4 प्लस 5 9, यानी 9 स्टूडेंट्स हु हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। उसी तरह आप ये मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में देखिए टोटल 8 स्टूडेंट्स है, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री तो 5 तो पहले से कॉमन है, यहाँ पे 3 हमको देना पड़ेगा, क्योंकि 8 माइनस 5 3 बच जाता है। तो देख लीजिए 5 प्लस 3 कितने हैं, 8, which is common to मैथ एंड केमिस्ट्री। तो टोटल नंबर ऑफ 8 स्टूडेंट्स टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आप जो तीनों सब्जेक्ट लिए हैं उसको भरिए और फिर माइनस कर करके आप भरते जाइए। जैसे कि अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री लेने वाले दोनों सब्जेक्ट लेने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 5 पहले से है,
तो बच गया कितना, 1 बच गया। तो 5 + 1, आप देख लीजिए ये जो कॉमन रीजन है किसका है, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वालों का है कॉमन रीजन। और इसमें कितने नंबर हैं, 6 नंबर है। 5 + 1 6। 5 क्या है, तीनों सब्जेक्ट लिया है, तो जो तीनों लिया इसका मतलब 2 तो लिया ही होगा, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया। और बच गया कितने, 1 बच गए, तो इस रीजन में क्या होगा, 1 होगा। अब इस पे आइए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुआ है टेकन मैथमेटिक्स इज 15। तो 15 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ से आप देख लीजिए 4 और 5 9, 9 और 3 9 और 3 12। तो 4 5 हो गया आपका 9, 9 और 3 12। बच कितने गए, यहाँ पे टोटल 15 होना चाहिए, बच गए कितने, 3। तो यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 15 है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 3 + 4 7, 7 + 5 12 और 12 + 3 15। यानी मैथमेटिक्स का जो सर्कल है उसमें टोटल 15 नंबर हैं। तो उसी तरह आप फिजिक्स में भी कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या है, 4 + 5 9, 9 + 1 10। बच गए कितने, यहाँ पे टोटल 12 होना चाहिए, बच गए कितने, 2। तो यहाँ पे 2 लिखिए। उसी तरह केमिस्ट्री लेने वालों की संख्या कितनी है, 11 है, जिसमें कि 5 + 3 8 और 1 9 9 आ चुके हैं। कितने बच गए, 2। आप काउंट करके देख लीजिए, मैथमेटिक्स लेने वालों की संख्या 15 है, फिजिक्स लेने वालों की संख्या 12 है, 4 + 2 6 5 11 और 1 12। और केमिस्ट्री लेने वालों की संख्या, इस सर्कल में कितने नंबर्स हैं, तो 5 + 3 8 2 10 और 1 11। ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इंफॉर्मेशन को। अब आप आंसर फटाफट दे सकते हैं, आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन केमिस्ट्री ओनली, तो यहाँ पे देख लीजिए कि आंसर 2 होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लेने वाले, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लेने वाले, ये रीजन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री लेने वाले, आंसर क्या होगा, 2 होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स ओनली, तो आंसर 3 होगा। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन फिजिक्स, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो लिए हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए हैं, बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हैं लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिए हैं, तो कितने हैं, 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है सेम टाइप का, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स लिए हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं लिए हैं, तो क्या होगा, 4 होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 4 दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यदि वेन डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि ये मैथमेटिक्स लेने वाले, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 3 है। तो 2 नंबर का आंसर जो होगा 3 होगा, 2 नहीं होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा और सही सही आंसर कीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि पहला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है। इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत, यानी 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले, 3 लैंग्वेज पढ़ने वाले का जो नंबर्स है दिया हुआ है। तो फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या 17 है, उसको हमने NF = 17 लिखा है, यानी F फ्रेंच पढ़ने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है, E इंग्लिश पढ़ने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है और S संस्कृत पढ़ने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या 13 है, संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या 15 है। इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों पढ़ने वालों की संख्या 5 है, उसको हमने NE इंटरसेक्शन S से डिनोट किया है। उसके बाद फ्रेंच एंड इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या 9 है, जिसको हम लोग लिखते हैं F इंटरसेक्शन E, यानी फ्रेंच इंटरसेक्शन E मतलब दोनों, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों। और उसी तरह फ्रेंच एंड संस्कृत दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है, 5 F इंटरसेक्शन S, और तीनों पढ़ने वालों की संख्या यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो फटाफट क्या करना है आपको, जल्दी से जल्दी आपको 3 सर्कल बना लेने हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो। तो हमने
3 सर्कल बना दिया जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सभी सर्कल एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे कॉमन रीजन पहले ढूंढना है। कॉमन रीजन ये आपका होता है, ये कॉमन रीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉमन रीजन है, इसमें कौन सा नंबर होगा। तो ये जो कॉमन रीजन आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीनों पढ़ने वालों की संख्या है। यानी यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। तीनों पढ़ने वाले की संख्या क्या है, 4 है। उसके बाद आप ढूंढिए, यहाँ पे मान लीजिए कि ये फ्रेंच है, ये इंग्लिश है और ये संस्कृत पढ़ने वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3 सर्कल 3 लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ने वालों की संख्या क्या है, 9 है। तो फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या 4 हमने लिख दिया है। टोटल 9 होने चाहिए, तो बचा कितना, 5। तो 5 + 4 9 स्टूडेंट क्या है, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों का कॉमन है। देख लीजिए यहाँ पे कॉमन रीजन में है, फ्रेंच और इंग्लिश के कॉमन रीजन में है। उसी तरह यहाँ पे इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वालों का कॉमन रीजन क्या है, ये है। तो इसमें 4 हो चुका है। तो इंग्लिश और संस्कृत दोनों पढ़ने वालों की संख्या कितना है, 5 है। 4 हो चुका है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 4 + 1 5 हो जाता है, जो कि दोनों का कॉमन है। उसके बाद फ्रेंच और संस्कृत पढ़ने वालों का भी संख्या क्या है, 5 ही है। 4 हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, 1 होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या 9 है, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या 5 है, फ्रेंच और संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या भी क्या है, 5 ही है। अब बच क्या गया, फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या टोटल 17 है। इसमें से 5 + 4 9 और 1 10 स्टूडेंट हो चुके हैं। बचे कितने, 17 है टोटल। तो 7 बचेंगे, आप टोटल ऐड कर दीजिए, 17 आएगा। 7 + 5 12 12 + 4 16 16 + 1 17। उसी तरह इंग्लिश, अब टोटल स्टूडेंट कितने नंबर, कितने स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 13। हम लोगों ने यहाँ पे 5 + 4 9 और 9 + 1 10 स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो बच गए कितने, 3। आप ऐड करके चेक कर लीजिए, 5 + 3 8 + 4 12 + 1 13 हो गया। और संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 15 है। तो 15 स्टूडेंट्स में हम दिखा चुके हैं कि 4 + 1 5 और 6, 4 + 1 5 + 1 6 स्टूडेंट संस्कृत पढ़ रहे हैं। कितने बच गए, तो 15 - 6 यानी कि 9 स्टूडेंट्स यहाँ पे बच गए, जो कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ रहे होंगे। ये 7 स्टूडेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 7 रिप्रेजेंट कर सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या, और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन, बहुत तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच ओनली। तो फ्रेंच ओनली पहले ही बता चुके हैं कितने स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, फ्रेंच पढ़ रहे हैं। उसी तरह इंग्लिश ओनली, तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। ओनली 3 स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हैं। और संस्कृत ओनली, तो संस्कृत पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, दिख रहा है वेन डायग्राम से। एटलीस्ट 1 ऑफ 3 लैंग्वेज, ये क्वेश्चन है कि कम से कम एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। कम से कम यानी 2 या 3 भी पढ़ सकते हैं, कम से कम एक तो पढ़ना ही है। तो टोटल को ऐड कर दीजिए। यदि एटलीस्ट 1 ऑफ 3 लैंग्वेज पूछ रहा है, तो ये सारे नंबर्स को क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद देखिए कितना हो रहा है, 7 + 5 12 3 15 15 + 4 19 20 21 और +9 30। टोटल को ऐड कर देना है, 7 + 5 + 3 + 4 + 1 + 1 + 9 कितना आएगा, 30। तो 30 स्टूडेंट्स है जो कम से कम एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। जैसे 9 स्टूडेंट सिर्फ संस्कृत पढ़ रहे हैं, और ये अलग बात है कि उसमें क्या है कि 1 स्टूडेंट
फ्रेंच और संस्कृत दोनों पढ़ रहे हैं, 9 स्टूडेंट संस्कृत पढ़ रहे हैं, 1 स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट यानी उसमें 2 लैंग्वेज पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, 3 लैंग्वेज पढ़ने वाले भी हो सकते हैं। इसलिए क्या करना है, सभी को ऐड कर देना है, तो 30 आया। इसका मतलब है कि 30 स्टूडेंट्स स्टडी एटलीस्ट 1 लैंग्वेज और नन ऑफ द 3 लैंग्वेज, तो एक भी लैंग्वेज नहीं पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, एक भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा है, तो टोटल एक लैंग्वेज पढ़ने वालों, कम से कम एक लैंग्वेज पढ़ने वालों की संख्या क्या है, 30 है। तो नहीं पढ़ने वालों की संख्या क्या होगा, 50 माइनस 30, टोटल में से उसको माइनस कर दीजिए, 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। तो सेट थ्योरी से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, यदि आप उसको वेन डायग्राम का अप्रोच लेंगे, वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, इसमें फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे और भी बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आइदर फ्रेंच और इंग्लिश, नाइदर फ्रेंच नॉर इंग्लिश, तो यहाँ से आप वेन डायग्राम से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, ऑन हर वैकेशंस वीना विजिट्स 4 सिटीज ए बी सी एंड डी। 4 सिटी जाती है बीना वैकेशन में, सिटी का नाम है मान लीजिए ए बी और सी एंड डी। यहाँ पे रैंडम ऑर्डर में जाती है, यानी पहले किस सिटी में जाती है ये यहाँ पे दिया गया नहीं है, पहले ए में भी जा सकती है, बी में भी जा सकती है, सी में भी जा सकती है, डी में भी जा सकती है, लेकिन 4 सिटीज वो कंपल्सरली विजिट करती है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विजिट्स ए बिफोर बी, यानी बी से पहले ए जाएगी, यानी बी सिटी जाने से पहले ए सिटी में जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसको आप ट्री डायग्राम से सॉल्व कीजिए। ट्री डायग्राम जब आप बना लेंगे अच्छे से, तो इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि वो सबसे पहले ए में गई, सबसे पहले ए सिटी गई, तो ए सिटी पहले गई तो हमने ए यहाँ पे दिखा दिया। अब बचा कितना, 3 सिटी उसे और जाना है, तो या तो बी जा सकती है, या सी जा सकती है, या डी में जा सकती है। तो 3 रास्ते यहाँ से इसको है, ए से बी जाएगी, या ए से सी जाएगी, या ए से डी भी जा सकती है। मान लीजिए बी गई तो अब 2 सिटी बच गया, तो या तो वो सी जाएगी या नहीं तो डी जाएगी, ठीक है। यदि वो ए के बाद सी गई है तो 2 सिटी और बच गया, कौन कौन सा, बी और डी बच गया। और यदि ए के बाद वो डी जाती है तो 2 सिटी और बच गया, कौन सा, सी या बी। मान लीजिए वो ए के बाद बी सिटी जाती है, बी के बाद वो सी जाती है, तो सी के बाद क्या बचेगा, डी ही बचेगा। या ए के बाद बी गई, बी के बाद डी गई, या डी के बाद क्या बचेगा, सी बचेगा, तो सी जाएगी। तो ये ए बी सी डी एक तरीका हो सकता है, या ए बी डी सी दूसरा तरीका हो सकता है, ए सी बी डी या ए सी डी बी, ए डी सी बी या ए डी बी सी। इस तरीके से आप सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, लेकिन ट्री डायग्राम यदि आप बना लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 6 तरीका यहाँ पे होगा, यहाँ भी 6 वेज होगा, यहाँ भी 6 वेज होगा, और यहाँ भी 6 वेज होगा। यदि वो पहले बी जाएगी तो फिर ए सी डी में से किसी एक सिटी में जाएगी, ए यदि गई तो सी और डी में से किसी एक में जाएगी, और यदि सी गई तो डी बचेगा, डी गई तो सी बचेगा। तो इसी तरीके से हमने ट्री डायग्राम पहले ही दिखा दिया है। आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरीके से वो किस सिटी में जा रही है, पहले कौन से सिटी में जाएगी, बाद में कौन सा सिटी में जाएगी, और उस हिसाब से आपको आंसर देना है। यहाँ पे क्या है, ए बिफोर बी, इस क्वेश्चन पे अब ध्यान दीजिए, यानी उसको जाना है बी से पहले ए में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो पहले गई होगी ए सिटी में, फिर गई होगी बाद में बी सिटी में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए जस्ट बिफोर बी नहीं है, जस्ट बिफोर बी मतलब बी से एकदम पहले ए में जाना, जस्ट बिफोर बी और बिफोर बी दोनों में अंतर है। बिफोर बी मतलब ए यहाँ गई, यानी पहले में भी जा सकती है और
लास्ट में भी जा सकती है। तो ये फेवरेबल कंडीशन है, पहले ए में गई फिर लास्ट में बी में गई, तो भी क्या हो गया, ये बिफोर बी तो हो गया, ए बिफोर बी, यानी सी विजिट्स ए बिफोर बी। तो जस्ट बिफोर का मतलब है कि जैसे कि ए टू बी गई तो ये जस्ट बिफोर हो गया, यानी पहले ए में गई या उसके जस्ट बाद बी में गई। तो जस्ट बिफोर में सिर्फ ये कंडीशन क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। ये कंडीशन फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा, या ये कंडीशन और ये ए में गई सी में गई फिर बी में गई तो ये भी फेवरेबल कंडीशन नहीं होगा, किसमें, जस्ट बिफोर में। लेकिन बिफोर ए बिफोर बी कहेंगे तो ए से बी में गई या ए से सी गई, सी के बाद बी गई, ये भी फेवरेबल कंडीशन होगा। ए से डी गई, डी से सी गई, सी से बी गई, ये भी फेवरेबल कंडीशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो फेवरेबल कंडीशन है ए बिफोर बी का, वो क्या है, एक तरीका ये होगा ए बी सी डी या ए बी डी सी, ए सी बी डी या ए सी डी बी, ए डी सी बी या ए डी बी सी। तो टोटल 6 इस केस में क्या है, फेवरेबल कंडीशन है। उसी तरह यहाँ पे कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं है कि वो पहले ही बी में चली गई है, तो 0 कंडीशन फेवरेबल है। यहाँ पे पहले ही बी पहुंच गए उसके बाद ए जा रही है, तो यहाँ पे कंडीशन ये जो ए बिफोर बी फेवरेबल कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए बी से पहले ए जाना है, तो एक तरीका तो यहाँ पे देख रहे ए से बी गई, एक तरीका हो गया, और ए से यहाँ पे बी, ए के बाद डी गई, डी के बाद बी गई, तो टोटल यहाँ पे 2 वेज हो सकता है फेवरेबल। उसी तरह 2A, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी गई होगी उसके बाद ए, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। यहाँ पे बी से पहले ए जाना है तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। तो ये 2 तरीका यहाँ हो गया और एक तरीका यहाँ हो गया, तो टोटल 3 होगा। और उसी तरह इसमें भी क्या होगा, 3 तरीका है, यानी 3 कंडीशन फेवरेबल होगा ए बिफोर बी का। तो ए बी है यहाँ पे दिख रहा है, फिर ए सी बी है तो ये भी कंडीशन होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ए टू बी है तो ये कंडीशन, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ, हाँ, तो टोटल फेवरेबल वेज कितने हो गए, ए बिफोर बी के 12 हो जाएंगे, 6 यहाँ, 3 यहाँ और 3 इसमें, तो टोटल 12 हो गया। तो पॉसिबिलिटी क्या है, 12/24, टोटल पॉसिबल वेज कितने हैं, 24 है, 6 6 6 6, टोटल 24। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, यानी ए सी टी पहले जाती है बी से पहले और बी जाती है सी से पहले, तो ए बिफोर बी और बी बिफोर सी कितने फेवरेबल कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन आप देख सकते हैं ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, तो एक तो यहाँ पे मिलेगा ए बिफोर बी और बी बिफोर डी और डी बिफोर सी, तो ये भी बी बिफोर सी में आ जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 2 वेज हो गए। उसके बाद एक और कंडीशन होगा यहाँ पे ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, एक यहाँ पे भी हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बी पहले ही चला गया है, चली गई है, बी पहले चली गई वो बीना, तो ये होगा नहीं। इसमें भी नहीं होगा क्योंकि सी टी पहले चली गई है। इसमें एक हो सकता है, आप देख सकते हैं कि ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी, यहाँ पे ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए 1 कंडीशन यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, तो 2 1 3 और 4 टोटल फेवरेबल कंडीशन कितने हैं, 4 हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं, 24 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/24, जिसको आप 1/6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, यानी पहले ए जाना है और लास्ट में बी जाना है। तो पहले यही कंडीशन होगा, पहले ए गई, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कंडीशन और है, पहले ए गई फिर सी गई फिर बी गई फिर डी गई, तो ये तो कंडीशन नहीं होगा। बी लास्ट में जाना है, ए गई सी गई डी गई फिर बी गई, या नहीं तो ए गई डी गई सी गई फिर बी गई, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। और पहले ए जाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ बी है पहले में, यहाँ सी है और डी है, तो इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो टोटल पॉसिबल वेज कितने हो गए इसके, 2, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हैं 24।
तो 2/24 मतलब 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीम ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स डूइंग देयर इंटर्नशिप हैव टू असिस्ट ड्यूरिंग सर्जरीज एट ए हॉस्पिटल इन चंडीगढ़। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्जरीज रेटेड एज सर्जरी है वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10, कॉम्प्लेक्स 0.25, रूटीन 0.35, सिंपल 0.22 एंड वेरी सिंपल 0.08। हमें ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी रेटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सर्जरीज रेटेड कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स है तो क्या करना है, ऐड कर देना, जैसे ही और आएगा तो ऐड कर देना है प्रोबेबिलिटी को। तो कॉम्प्लेक्स है और वेरी कॉम्प्लेक्स है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.10 प्लस 0.25, इसका आंसर हो जाएगा 0.35। उसी तरह प्रोबेबिलिटी रेटेड रूटीन और सिंपल, तो रूटीन और सिंपल वाले को ऐड कर दीजिए, 0.35 प्लस 0.22, तो 0.35 प्लस 0.22 तो ये हो जाएगा 0.57। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल, ना ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना ही बहुत ज्यादा सिंपल है, तो नाइदर लगा हुआ है तो एन को हटा के आप क्या बना दीजिए, आइदर, आइदर कॉम्प्लेक्स और वेरी सिंपल, आइदर वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी सिंपल, एन हटा दीजिए, पहले ये कैलकुलेट कीजिए, आइदर वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी सिंपल, तो ऐड कर दीजिए आइदर वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी सिंपल, तो वेरी कॉम्प्लेक्स है 0.10 और वेरी सिंपल है 0.08, 0.08। ये आइदर वेरी कॉम्प्लेक्स और वेरी सिंपल का प्रोबेबिलिटी होगा। यदि नाइदर पूछ रहा है तो 1 में से माइनस कर दीजिए, यही आंसर होगा, 1 माइनस 0.10 प्लस 0.08, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0.82। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, नाइदर रूटीन नॉर सिंपल, नाइदर कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो क्या करना है, पहले आइदर का कंसेप्ट लेके सोचना है और फिर उसको 1 में से माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सभी का एडिशन क्या होगा, 1 होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है। तो स्टूडेंट्स ये 4 केस स्टडी क्वेश्चन आज हम किए हैं और भी आगे करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार के फाइनल एग्जाम में 11 में आ सकता है, जो कि 2-3 दिनों बाद स्कूल में होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नो ड्रामा नो भौकाल, सिर्फ पढ़ाई होता है, सिर्फ पढ़ाई। थैंक यू।